अगर आप सचमुच में दुभाषिया बनना चाहते हैं अच्छा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, शायद आपके काम आ सके। राजेश कुमार। नमस्कार। राजेश जी को नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। राजेश जी आजकल हमारे साथ जर्मनी में हैं, बर्लिन में। हम लोग एक इंटरप्रिटेशन के असाइनमेंट पे थे क्रेडाई इंडिया के साथ, और जहाँ पे एटलीस्ट 1200 से लेके 1500 लोग आए। और राजेश जी से मैंने सोचा कि थोड़ा सा गुफ्तगू कर लूँ ज़रूर। और समझूं कि राजेश जी कैसे इवॉल्व हो पाए एक दुभाषिया के तौर पे। वो सीजन ट्रांसलेटर भी हैं और इंटरप्रेटर भी हैं, धन्यवाद। और बहुत सारा असाइनमेंट उन्होंने ट्रांसलेशन और इंटरप्रेटेशन का किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले भी हम लोगों ने एक साथ काम किया दुबई में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए थे वहाँ पे। और इस बार जो जो बर्लिन वाला जो इवेंट था उसमें भी साथ में थे। और जो क्रेडाई की टीम है उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इनके काम को और हमारे काम को भी। और राजेश जी से मैं जानना चाहता हूँ, राजेश जी आपने को किस तरह की पढ़ाई की है? जी, मैंने हिंदी भाषा और साहित्य में स्नातकोत्तर का काम किया और उसके बाद भाषा विज्ञान में, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में डिप्लोमा किया केंद्रीय हिंदी संस्थान से, और मैंने डॉक्टरेट किया भाषा शिक्षण में। तो राजेश जी आपने अपने करियर में जब आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो क्या क्या किया? आप मुझे बताया आपने कि आप पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हाँ, इसके अलावा मैंने दूर शिक्षा में, डिस्टेंस एजुकेशन में भी एक डिप्लोमा किया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। और मेरे पास मुझे मौका मिला जो देश का सबसे बड़ा ओपन स्कूल है, उसको आजकल कहते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, उसमें काम करने का। और मैं वहाँ पहले हिंदी का प्रशिक्षक कहना चाहिए था। उसके बाद मैं तरक्की करते करते निदेशक बना शैक्षिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों का। वहाँ मुझे मौका मिला विद्यार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो आमतौर से शिक्षा में नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते या पढ़ाई छूट जाती है, उनके लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए। तो ये शिक्षण सामग्री आप हिंदी में तैयार करते थे? ये आमतौर से जो जब मैं हिंदी का काम देखता था तो वो हिंदी भाषा में ही करते थे, लेकिन जब मैंने बाकी विषयों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषयों का काम देखना शुरू किया, तो भारत में, जैसे कि आमतौर से सभी लोग जानते हैं, मुख्य रूप से जो काम करने वाले विशेषज्ञ हैं वो पहले अंग्रेज़ी में काम करते हैं और उसके बाद वहाँ से वो हिंदी में, और हम लोग तो क्योंकि देश की बाकी भाषाओं में भी काम करते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, सभी अक्सर उर्दू, लगभग 12 भाषाएं हैं, और तो अंग्रेज़ी से फिर बाकी भाषाओं में इसमें अनुवाद होता था। जी, तो अब एक चीज़ बताएं राजेश जी, जो हिंदी या अंग्रेजी से रिलेटेड ट्रांसलेशन है और इंटरप्रिटेशन है, इसमें आपकी रुचि कब बढ़ी? जब मैं इसके बीच में, मुझे एक बार मैं विजिटिंग प्रोफेसर बना, मॉस्को में भारत की तरफ से भेजा गया, जो भारत के सांस्कृतिक केंद्र हैं उनमें मैं गया। और वहाँ मुझे, उससे पहले मैंने फ्रांसीसी भाषा सीखी थी और रूसी भाषा सीखी थी। और क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले में पंजाब में, गुजरात में, आसाम में रहा, तो मुझे थोड़ी पंजाबी भी आती है। हालांकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पंजाबी तो अपने आप आ ही जाती है, तो अन्य भाषाओं को भी मुझे जानने का मौका मिला। वहीं से किसी तरह से जब मैं अपने काम की शुरुआत कर रहा था तो आकाशवाणी और दूरदर्शन ने समाचार वाचक के रूप में, समाचार संपादक के रूप में मुझे, जिसको कहते हैं हम कंटेक्चुअल आर्टिस्ट, वैसा रखा। तो वहाँ से मेरा अनुवाद का में रुचि रही। और क्योंकि मैं कई भाषाएं सीख रहा था, अभी भी सीखता रहता हूँ, तो उसमें मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग भाषा में संप्रेषण कैसे करें जिससे कि दूसरी भाषाओं के लोग एक साथ आएँ और अपने
जुड़ें, संस्कृतियाँ आपस में मिलें, तो उस दृष्टि से मुझे रुचि हुई इसमें। और उसके बाद मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैंने गूगल के लिए और माइक्रोसॉफ्ट के लिए और एप्पल के लिए, मोटोरोला के लिए, इन बड़ी कंपनियों के लिए काम किया। आप जो गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में जो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में देखते हैं, वो उसमें से बहुत सब चीज़ें मेरी नज़रों से गुजरी हैं। मैं उनका, जिसको वो कहते हैं अपनी भाषा में, लीड लिंग्विस्ट हूँ। ओह, बहुत अच्छी बात है। तब तो धन्यवाद। इसका मतलब आपको लगता है कि जो भाषा है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देने से हमारा करियर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाता है? जी, देखिए, टेक्नोलॉजी से जो भी दूर रहेगा वो अपने काम में पिछड़ता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सभी क्षेत्रों में आप ये देख सकते हैं। भाषा के क्षेत्र में अगर हम पहले अनुवाद की बात करें, तो अनुवाद के क्षेत्र में जो कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल्स, उनको कैट टूल्स कहते हैं, वो बहुत पहले से पूरे विश्व में अपनाए जा चुके हैं। भारत में उन्हें कम अपनाया गया है। वे लोग ऐसा, ये जो सॉफ्टवेयर हैं थोड़े महंगे हैं, लेकिन जो आम तौर से चीज़ें हैं जो अनुवादक के अनुवादक का बहुत सारा समय ले लेती हैं, और बहुत सारी ऐसी भूलें अनुवादक कर देते हैं जो मैनुअल तरीके से काम करते हैं, उसमें मदद करती हैं। जैसे कि अगर आप कोई कैट टूल से अनुवाद कर रहे हैं, तो ऐसी बिल्कुल संभावना नहीं है कि आप कोई हिस्सा, कोई पैराग्राफ या कोई वाक्य छोड़ दें। अगर आपने कैट टूल अपनाया है, तो उसमें आजकल तो ये संभावना हो गई है कि अगर आप मान लीजिए, अगर हम देखें कि पुराने सालों की, पिछले हर संस्थान अपने यहाँ वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, और उसमें ज़्यादातर जो बातें हैं वही दोहराई जाती हैं, जिसमें सिर्फ आंकड़े बदल जाते हैं। तो आप तो जानते हैं रवि जी कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज है जिसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं, नंबर बदले हैं, दिनांक बदले हैं, तो कैट टूल ये सारा अद्यतन अपने आप कर देता है। उसमें कैट टूल के साथ में ग्लोसरी, जिसको मल्टी टर्म कहते हैं कभी कभी, हमेशा साथ चलती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि आपके नियंत्रण में है कि आप संगतता से, कंसिस्टेंसी से एक ही तरह की शब्दावली का उपयोग करें। अक्सर आप देखते हैं कि हर दूसरे वाक्य में, हर अनुच्छेद में हमारी ग्लोसरी बदल जाती है। कहीं हम डिवाइस को उपकरण कहते हैं, कहीं साधन कहते हैं, कहीं डिवाइस कहते हैं। तो आपको पता है कि आपने इस दस्तावेज में किस शब्दावली का, किस शब्द का उपयोग किया है, और आप उसे लगातार उसमें कर सकते हैं। फिर बहुत सारी गलतियां होती हैं कि भाई आपके डबल स्पेस हो गया या वर्तनी की गलतियां हो गई। ये सब चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुविधाएं हैं किसी भी भाषा में काम करने के लिए, वर्तनी शोधक, स्पेल चेकर, और यहाँ तक कि बाकी भाषाओं में तो, अंग्रेज़ी वगैरह में तो ग्रामर को जांच करने वाले भी उपकरण हैं, वे सब कैट टूल में मिल जाते हैं। तो अनुवादक का काम न केवल सरल होता है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी बन जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम अगर कैट टूल या जो भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं उसको यूज़ करें तो हम अपने सक्षमता को बढ़ा सकते हैं, समय घटा सकते हैं काम करने का, जी, डिलीवरी जल्दी होगा, जी, और क्वालिटी भी मेंटेन होगा। जी। देखिए, कैट टूल्स जो हैं समय के साथ साथ विकसित हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो आज किसी भी क्लाइंट को चाहिए वो है गुणवत्ता। अगर आपका काम लचर है, ढीला है, तो आप एक या दो बार से ज़्यादा किसी ग्राहक के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुवाद का जो बाज़ार है वो कहना चाहिए करोड़ों रुपयों, अरबों रुपयों का कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। राजेश जी, एक चीज़ बताएं कि क्या आपने बताया कि ट्रांसलेशन में टेक्नोलॉजी तो हो ही गया, जी, तो क्या इंटरप्रिटेशन में भी कुछ टेक्नोलॉजी अभी आया है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इंटरप्रिटेशन का काम थोड़ा समझने की ज़रूरत है। भाषा का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सकें, आपकी बात मैं समझ लूं और मेरी बात आप समझ लें। जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, जैसे कि माइक्रोफोन है, आप
वक्ता की बात सुन रहे हैं, आपकी बात लोगों तक जा रही है, उनके पास हेडफोन है, ये टेक्नोलॉजी तो विकसित हो चुकी है। लेकिन एक कर्मी के रूप में, दुभाषी के रूप में जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक तो इसमें समय की बहुत कमी रहती है। जैसे ही वक्ता ने बोलना शुरू किया, आपको उसकी बात को लोगों तक पहुंचाना है। इसमें समस्या ये भी होती है कि जो वक्ता है उसे नहीं पता कि कोई आपका भाषा का भाषांतरण कर रहा है, यानी वो अपनी गति से बोलता है। लेकिन हालांकि अगर उसे बताया जाए कि आपकी भाषा का आपकी बोलने की, आपकी जो भाषण है उसे दूसरी भाषा में, दूसरी भाषाओं में किया जा रहा है, तो शायद वो उनको वक्त देने के लिए हर वाक्य के बाद या हर अभिव्यक्ति के बाद थोड़ा सा